सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली थी, जिसके बाद से तमाम कांग्रेसियों में काफ़ी ज़्यादा उल्लास और खुशी जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ ही 2024 को लेकर के जो चिंताएं लगातार नज़र आ रही थी कि अब किस तरीके से कौन होगा आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा, तो कई सारी चीज़ें धीरे धीरे कर साफ होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक मौजूद हैं हम लोग के साथ, सुखदेव भगत जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं और सबसे पहले उन तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हैं। राहुल गांधी को एक बड़ी राहत, आप लोग तमाम लोगों में एक अलग खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे विशेषकर कांग्रेस पार्टी और पूरे देश के लिए लोकतांत्रिक अगर हम पद्धतियों को देखें तो 4 अगस्त और आज 7 अगस्त दोनों हमारे लिए पूरे देश के लिए मायने रखता है, कांग्रेसियों के लिए तो विशेषकर, क्योंकि उस दिन हमारे जो संविधान के जो सर्वोच्च व्याख्याता हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को राहत दी गई। जो गुजरात न्यायालय का जो वर्डिक्ट था उसे स्टे उसमें मिला है और आज संसद में उनकी सदस्यता बहाल की गई है। दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो लोक मत से और लोक लज्जा से चलती है। लेकिन मैं समझता हूँ जब से मोदी जी की सरकार आई है, तमाम चीज़ें वो संवैधानिक जो संस्थान हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी के द्वारा अपहरण कर ली गई है और प्रतिशोध की राजनीति वो कर रहे हैं। तो जो लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक पद्धतियों के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ, आने वाले समय में नुकसानदेह है। और आज ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये इन प्रकार मोदी जी और उनकी सरकार राहुल गांधी जी के माध्यम से पूरे देश की आवाज़ को दबाना चाहते थे, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। संवैधानिक संस्थान जो निष्पक्ष होकर जो कार्य वो नहीं कर पा रही थी, उनके लिए अगर मुखर होकर बात रखे उसको दबाना चाहती थी, संसद की आवाज़ को दबाना चाहती थी। तो ये मैं जरूर कहना चाहूँ कि उनका प्रयास विफल हुआ और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन चीज़ों को, उनकी गरिमा को बरकरार रखने का काम किया। तो मैं तो उनको धन्यवाद भी दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आज भी मैं कह सकता हूं न्यायालय में लोगों की आस्थाएं बरकरार रही है। एक जो सबसे बड़ी बात हो जो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा जब गुजरात के जो निर्णय आए, 24 घंटा के अंदर राहुल जी की सदस्यता जाती है, उनको घर खाली करा दिया जाता है। और दुखद स्थिति है कि राहुल गांधी जी को पहले समझना पड़ेगा राहुल गांधी जी हैं क्या। उनके एक सबसे बड़े उनके दादी देश के लिए कुर्बान हुई, आदरणीय जो प्रधानमंत्री रहे, उनके फादर, उनके पिताजी आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, प्रधानमंत्री रहे। और उनके बेटे को जिस प्रकार, जो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार उनके साथ भेदभाव या कहा जाए पूर्वाग्रह पाल के जिस प्रकार निर्णय लिए जा रहे थे, जिस प्रकार उनको आरोप लगाए जा रहे थे, जिन पर जिस प्रकार कार्रवाई की जा रही थी, ये लगता नहीं है कि लोकतंत्र है। लगता है कि कोई ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं और प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी हमारी जीत है, लोकतांत्रिक पद्धतियों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और संवैधानिक संस्थानों की जीत। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राहुल जी ने किन मुद्दों को उठाया था भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, महंगाई के बारे, भ्रष्टाचार के बारे, आर्थिक भ्रष्टाचार के बारे और इन चीज़ों को उठाया था। और संसद में उन्होंने कहा था ये रिश्ता क्या कहलाता है। उन्होंने अडानी जी के जो संबंध थे और जो शेल कंपनियों के माध्यम से जो देश को खोखला किया जाता, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया था। तो क्या आवाज़ दबती है? देखिए, कहा जाता है कि सच्चाई कभी छिपती नहीं है और जो सच जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकती है। सुखदेव जी, लगातार सवाल उठ रहे थे जब तक ये राहत नहीं मिली थी, तब तक लोगों में सवाल था कि आखिर जो अभी इंडिया अलायंस हुआ है उसमें चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का। इसको लेकर के भी कई बैठकों में ये चीज़ चर्चा हुई है और आने वाले 31 तारीख को भी इसको लेकर के बैठक होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो साफ होती हुई नजर आ रही है कि अब प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये समय से पूर्व इस प्रकार के भविष्य गर्त में है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण चीज़ जो अलायंस क्यों हुआ है, जो इंडियन डेवलपमेंटल जो हमारे इंक्लूसिव अलायंस हुआ है, उन चीज़ों के लिए हर दल जो सेक्युलर है, जो भारत से प्यार करता है, वो ये महसूस कर रही थी कि भारत में संविधान खतरे में है, संविधान संस्थान खतरे में है, लोकतांत्रिक मूल्य वो खतरे में है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी जो सरकार है वो हिटलर के रास्ते पर वो चल रही है। वो इसलिए ये महसूस की जा रही थी और तमाम लोग
जो स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं, स्वेच्छा से वो एक प्लेटफॉर्म में आए। और ये आने वाले समय में पहला था कि हमें देश को बचाना है, मोदी जी से बचाना है। मोदी जी क्यों? मोदी जी कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा। कौन विचारधारा? जो नाथूराम गोडसे के विचार पे देश चलाने के प्रयास वो कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल मोदी जी एक ट्वीट किए हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया है, क्विट इंडिया। अब मैं समझता हूँ कि इतिहास की कहीं ना कहीं पुनरावृत्ति है। जब जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने जब ये आह्वान किया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो उन्हें लड़ाई जो हुई थी, तो यही आरएसएस के लोग, उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था। और आज जब हम संविधान बचाने की बात करें, लोकतंत्र बचाने की बात करें, लोकतांत्रिक पद्धतियों को बचाने की बात करें, तो मोदी जी कह रहे हैं क्विट इंडिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने जो उनके जो पूर्वज जो हैं, पूर्वज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो उन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, उसकी पुनरावृत्ति आज यहाँ पे नजर आ रही है। और एक चीज मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहूँ कि मणिपुर की जो बातें आई हैं, मणिपुर में जिस प्रकार के इनके जो कृत्य हैं, क्या ये लगता है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं? ऐसा कहीं प्रतीत होता है? तो मैं समझता हूँ मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं हो रही है, कि उसके बाद और तो और जो हमारे उस राज्य के जो हमारे संविधान के कस्टोडियन है, महामहिम राज्यपाल, उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है। लगातार विरोधी पक्ष के द्वारा पीड़ा व्यक्त की जा रही है, लेकिन संसद में कोई वक्तव्य नहीं दे रहे। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री बन के संकीर्ण विचारधारा वाले वो कहीं न कहीं ये नाथूराम गोडसे के विचारों के संवाहक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। सुखदेव जी, अब हम लोग सीधे झारखंड की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड में भी लगातार पिछले दिनों जो विधेयक पास किया गया, 3 अगस्त को जो विधेयक झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 को विधानसभा से पास कर दिया गया। भाजपा लगातार इसका विरोध की, सदन के अंदर इस विधेयक को फाड़ने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर आजसू सड़क पर इस विधेयक को जलाने का काम कर रहे हैं। आपकी नज़र में विधेयक अभ्यर्थियों के लिए सही है या गलत? मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और इसलिए मैं इस बात को कर रहा हूँ कि हमारी हेमंत जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, वो कमिटेड है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, कहीं पेपर लीक हो जाना, कहीं कदाचार मुक्त हमारे परीक्षाएं हो। तो इन चीज़ों को हमारी सरकार ने महसूस की है और संवेदनशीलता के साथ महसूस की है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विरोध करने का कोई नैतिक आधार नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ उत्तराखंड की बात करें या गुजरात की बात करें, तो सेम विधेयक वहाँ पे है, उसका विरोध वो क्यों नहीं करे? पहले बताएं कि वहाँ पर हमने एक काला कानून लागू किया है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। जहाँ भी और ये एक कोई भी विधेयक का जो प्रारूप या उसके जो मूल रूप, जो उसका जो न्यूक्लियस में जो चीज़ें आनी चाहिए, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, छात्र हित में हम कोई ऐसे निर्णय लें, और परीक्षाएं जो है वो कदाचार मुक्त हो, पेपर लीक ना हो। इन चीज़ों को हमने देखा है। इस विधेयक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, जैसा कि उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम लोग, जो भी लोग पहले जाकर के इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं, या फिर अगर मीडिया भी इसको पहले आकर के दिखाती है, तो सभी पे पहली नज़र में ही कार्रवाई होगी। जो भी अगर इसको बताएंगे कि हाँ इसमें गलत ये हुआ है, गलत ये हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा जेपीएससी में सीरियल वाइज लोगों को पास कर दिया गया था और इसके विरोध में लोग खड़े हुए थे। तो अब वो लोग विरोध नहीं कर पाएंगे, प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को रख नहीं पाएंगे सरकार के समक्ष। निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस बात को कि लोकतंत्र में जो विरोध इसे ना कहें, लोकतंत्र में एक दायित्व तो बनता है कि जो सरकार के द्वारा जो कुछ अगर त्रुटियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं, उनको अगर एक्सपोज करते हैं, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये मैं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के माध्यम से उन चीज़ों को लोग व्यक्त करें, ये हम लोग भी चाहते हैं। ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, कोई भी विधेयक हो, कोई भी कानून जो है, इसे आप नहीं कह सकते कि ये हमने उच्चतम, इसका जो सिस्टम जो है वो हमने बनाया है। उसमें जैसे कहा जाए कि सुधार की गुंजाइश होते हैं, संशोधन गुंजाइश होते हैं। आपने देखा होगा देश के जो हमारा जो संविधान है, उसमें भी 100 से अधिक हमने जैसे वक्त गुजरा है, जो परिस्थितियां रही हैं देश हित में, हमने उसमें संशोधन किया है। अब इस विधेयक में जो मैं समझता हूं विधेयक अभी आया है, विधेयक के आने के बाद उसमें बहुत सारी जो त्रुटियां नजर आएंगी, और ऐसा महसूस होगा कि इसको छात्रों के लिए ये हानि, कहीं कहीं कुछ उपबंध जो हैं वो अगर हमारे उनको हानि पहुंचा रही है, लोगों को हानि पहुंचा रही है, तो हमारी सरकार इसमें देखेगी उन चीज़ में संशोधन। हमने उन चीज़ों को हमेशा देखा कि हम फ्लेक्सिबल वे में हम काम करना चाहते हैं। अभी फिलहाल झारखंड में लगभग 35,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होने वाली है, और सदन के अंदर ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि 60-40 की नीति के तहत ही ये बहालियां हो रही हैं।
सरकार ने भी अंदर में मंत्री जो है सदन के अंदर उन्होंने इसको लेकर के जवाब दिया है और इसके विरोध में अभ्यर्थी खड़े हो रहे हैं। सदन में कहा गया कि 40% में 25% और हम लोग स्थानीय लोगों को जगह देंगे, लेकिन कैसे, ये स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है और अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार फिर हम लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, धोखा देने का काम कर रही है। देखिए, मैं एक बात कहना हूँ काजी जी दुबले के उस शहर के अंदेशे से। सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है, वो कोई धोखा देने की बात नहीं है। हाँ, हमने ये ज़रूर कहा कि बहुत सारी ऐसी नीतियाँ होती हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं की जाती हैं। वो हमारा रणनीति का हिस्सा भी हुआ होता है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में। तो मैंने कहा कुछ कन्फ्यूजन कुछ लोगों ने क्रिएट ज़रूर किया था 40 और 60। वो मैंने कहा कि वो रिजर्वेशन का संदर्भ में था, जो 60% है, जो रिजर्व कैटेगरी में आता है 50, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि 50 जो हमारा अंतिम था कि 50 से ज़्यादा रिजर्वेशन दे नहीं सकते और 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड था, टोटल 60 होता और 40% जो है वो ओपन है। तो कहने का मतलब वो 40 और 60 जो था, जो अनुपात को कुछ लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। हाँ, ये मैंने कहा कुछ जो अप्रीहेंशन था, कुछ आशंकाएं थी हमारे छात्रों के बारे, उन्होंने कुछ बातों को रखा, वो हमारे भी संज्ञान में है। और मैंने कहा कि सरकार के साथ हम लगातार लोग आपस में विचार विमर्श है कि कैसे हम बच्चों को या छात्रों को हम रिलीफ दे पाएँ। इस संदर्भ में सरकार प्रयासरत भी है। तो हम लोगों ने तमाम चीज़ों को लेकर के सुखदेव भगत जी से चर्चा की, जहां एक तरफ इन्होंने राहुल गांधी को लेकर के अपनी खुशी व्यक्त की है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में जो नियोजन नीति को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, उसको लेकर के भी हम लोगों ने आज इनसे चर्चा की है। क्या कुछ झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए विधेयक में जो त्रुटियां हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। फिलहाल हम लोग के साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।